हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, हमने अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय जो कि आयुष्कामी अध्याय वो हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने इसके रोग तक के सारे श्लोक को देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि रोग क्या होता है। तो अगर हमारी बॉडी में जो भी दोष है उनकी क्या होती है, असाम्य अवस्था होती है, तो हम क्या कहलाते हैं, रोगी कहलाते हैं और हमको किसी न किसी प्रकार क्या होता है, रोग हो जाता है ना। और अगर मान लो यदि दोषों की साम्य अवस्था बनी रहती है तो हम क्या कहलाते हैं, आरोग्य कहलाते हैं, मतलब हम क्या कहलाते हैं, हेल्दी कहलाते हैं। तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, निज रोग होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, आगंतु रोग होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो दोष प्रेजेंट है उसके कारण अगर आपको रोग हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निज रोग बोलते हैं। और अगर आपको बाहरी चोटों के कारण, जैसे कि बात करते हैं, आपको कोई डंडा मार गया है ना, या अग्नि के कांटेक्ट मारने से आपका हाथ जल गया है, उसके कारण अगर आपको कोई रोग हो रहा है, या आपको सांप काट गया है, तो इस तरह से जो बाहरी चोटों के कारण आपको आपकी बॉडी में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आगंतु रोग कहलाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रोग का अधिष्ठान। क्या है, रोग का अधिष्ठान। तो इसका आप श्लोक देख सकते हैं, तेसाम काय मनो वेदाधिष्ठानमपि द्विधा। तो क्या होता है कि रोग का जो अधिष्ठान या रोग का आश्रय स्थान जो होता है द्विधा, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है काय और दूसरा क्या होता है, मन। क्या होता है, काय और मन। ठीक, तो देखो जैसे कि आप सभी को पता है दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दोष दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है शारीरिक दोष, एक तो क्या होता है शारीरिक दोष होता है, और दूसरा क्या होता है मानसिक दोष होते हैं। क्या होते हैं, मानसिक दोष। अगर मैं शारीरिक दोष की बात करूं तो शारीरिक दोष में क्या आ जाएगा, शारीरिक दोष में आ जाएगा वात, पित्त और क्या हो जाएगा, कफ। और मानसिक दोष की बात करूं तो मानसिक दोष में क्या हो जाएगा, मानसिक दोष में क्या आ जाएगा, रज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, दम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो शारीरिक दोष के कारण आपकी बॉडी में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शारीरिक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शारीरिक रोग कहलाते हैं। और मानसिक दोषों के कारण आपकी बॉडी में अगर रोग उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मानसिक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मानसिक रोग कहलाते हैं। तो ये जो शारीरिक रोग होते हैं, उनका जो अधिष्ठान होता है या आश्रय स्थान होता है वो क्या होता है, काय होता है। और जो मानसिक रोग होते हैं इसका अधिष्ठान या आश्रय स्थान जो होता है वो क्या होता है, मन होता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मानस दोष। मैंने आपको बताया मानस दोष या मानसिक दोष दो प्रकार के होते हैं, एक रज होता है, दूसरा क्या होता है, तम होता है। इसका आप श्लोक देख सकते हैं, रजस्तमस मनसो दोच दोषा दुधा हतो। तो देखो अब इसका श्लोक आपको नहीं याद रखना है, इसका श्लोक आपको नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ अगला श्लोक जो है रोगी की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना इस श्लोक को। तो क्या बोला है यहाँ पर, रोगी की परीक्षा आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से कर सकते हैं। दर्शन स्पर्शन प्रश्न, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। दर्शन यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो रोगी आया तो उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास रोगी आया है ना, और उसकी स्किन जो है आपको कैसी दिखाई दे रही है, येलोइश दिखाई दे रही है। उसके आंख में जो स्लेरा है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, येलोइश दिखाई दे रहा है। जिसका मतलब आप उसकी परीक्षा कर सकते हैं उसको देखकर, और आप ये पता लगाएंगे कि उसे क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है या पीलिया हो गया है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्पर्शन करके देख सकते हैं। अगर मैं स्पर्शन की बेस्ट एग्जांपल बात करूं तो क्या होता है, देखो स्पर्शन का मतलब पहले क्या होता है, पाल्पिटेशन। क्या होता है, पाल्पिटेशन। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो कैसे, देखो अगर मान लो कोई रोगी आया और वो आपको बोल रहा है कि सर हमको यहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं इसका स्प्लीन का साइज तो नहीं बढ़ गया है। तो आप कैसे चेक करेंगे, उसको यहाँ पर करके क्या करेंगे, आप उसे टच करेंगे, है ना। तो अगर मान लो उसका स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ गया है, मतलब उसको स्प्लीनोमेगाली हो गया, तो आप क्या कर पाएंगे, उसे पाल्पेट कर पाएंगे उस ऑर्गन को। तो ऐसे करके आप पाल्पेट करके या टच करके आप या स्पर्शन करके आप क्या कर सकते हैं, रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न, यानी कि आप उससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं रोगी से। उसे किसी प्रकार का मान लो कोई रोग हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, रोगी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से तीन तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा च रोगिणम। तो रोगी की परीक्षा करने के लिए तीन तरीके बताए हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं यानी कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा आप स्पर्शन यानी कि पाल्पेट कर सकते हैं। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यानी कि आप उससे क्या कर सकते हैं, जो भी उसको डिसीज हुआ है उसके रिगार्डिंग आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलिए
उसके बाद हम बात करते हैं रोग की परीक्षा। जहां पर इन्होंने श्लोक दिया है रोगम, यानी कि रोग की परीक्षा आप किससे कर सकते हैं, निदान यानी कि इटायोलॉजी, मतलब डिसीज का कारण क्या है, उत्पन्न होने का कारण क्या है, इटायोलॉजी का पता लगा सकते हैं, है ना। प्राग रूप मतलब उसके पूर्व रूप लक्षण क्या है ना। और रूप लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या है, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स क्या है। उपसय आप क्या कर सकते हैं, थेरापेटिक ट्रायल कर सकते हैं। और आपत्ति यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पैथोजेनेसिस कर सकते हैं। तो आप श्लोक देख सकते हैं रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपसय आपत्ति भी। तो आप क्या कर सकते हैं, निदान यानी इटायोलॉजी कर सकते हैं। पूर्व रूप क्या होता है, कोई ना कोई रोग होती है तो उससे पहले क्या होता है, आपको उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिम्टम्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि उसे कौन सा रोग हुआ है। प्री मॉनिटरी सिम्टम्स को भी आप पता लगा सकते हैं कि उसे कौन सा रोग हुआ है। या तो आप क्या करो, पैथोजेनेसिस ट्रायल करो, या तो आप क्या करो, थेरेपेटिक ट्रायल करो, या तो आप क्या करो, फिर पैथोजेनेसिस करो। तो इस प्रकार से 5 तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, रोग की परीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निदान हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, रूप हो जाएगा, उपसय हो जाएगा और आपत्ति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं देश के भेद। तो देखो आयुर्वेद के अनुसार देखें तो देश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या हो जाएगा भूमि देश, और दूसरा क्या होता है आपका काय देश, ठीक। तो आपका जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, ये क्या कहलाता है, काय देश कहलाता है। और आप जहां पर रहते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, भूमि देश कहलाता है, ठीक। तो 2 प्रकार के देश होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, भूमि देह प्रभेदेन देश माहुरिह द्विधा। तो ये जो देश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है भूमि देश होता है, और दूसरा क्या होता है शारीर देश यानी कि देह, ठीक। चलिए अगर मैं इस भूमि देश की बात करूं, देखो इसका भी श्लोक आपको नहीं याद रखना है ना, देश भेद का श्लोक नहीं याद रखना है, हाँ इसका याद रख लेना। रोग की परीक्षा इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक आप याद रख लेना, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं भूमि देश। तो जो भूमि देश होता है इसको भी हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्या होता है जांगल देश, दूसरा क्या होता है अनूप देश, तीसरा क्या होता है साधारण देश, ठीक। तो अगर मैं जांगल देश की बात करूं तो जांगल देश जो होता है वो क्या होता है, वात दोष प्रधान देश होता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान में भी जैसलमेर वाला पार्ट है, वो क्या होता है जांगल देश होता है। यहाँ पर क्या होती है, तेज हवाएं चलती है और एकदम सूखा रुखा पड़ा रहता है सब कुछ यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या होता है वात दोष प्रधान होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके अनूप देश की बात करूँ तो अनूप देश जो होते हैं वो ऐसा देश होता है जो क्या होता है पर्वत और जल से युक्त होता है। जैसे कि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी हो गया, है ना, आसाम वाला रीजन होता है, तो वो क्या होता है अनूप देश होता है ना। और या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नदी नालियों के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, अनूप देश कहलाता है। और अनूप देश जो होता है वो क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है। यहाँ पर कौन सा दोष प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है। मतलब जो जल युक्त होते हैं, जल युक्त जो भूमि होती है, या जल युक्त जो या पर्वत युक्त जो होते हैं भूमि, वो क्या कहलाते हैं अनूप देश कहलाता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसके, साधारण देश की, तो साधारण देश में क्या होता है, तीनों दोष की क्या होती है, साम्य अवस्था बनी रहती है। और यहाँ पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुंदर रहते हैं और सुडौलपन रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तीनों दोषों क्या होती है, साम्य अवस्था बनी रहे, है ना। तो जिस कारण यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं काल के भेद। चलो इसका श्लोक देख लेता हूँ मैं। भूमि भेद का श्लोक देखिए आप, जांगल वात भूयिष्ठम रूपम तो कफल बनम। तो क्या होता है, जांगल देश जो होता है तो वात दोष प्रधान होता है, और अनूप देश जो होता है कफ दोष प्रधान होता है। साधारणम समबलम, और साधारण देश जो होता है इसमें क्या होती है, तीनों दोष की क्या होती है, प्रधानता होती है। त्रिधा भूमि देश देशम आदि से, इस प्रकार से 3 प्रकार के क्या होते हैं, भूमि देश होते हैं। कौन से, जांगल देश, अनूप देश और साधारण देश, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, काल भेद की। तो आयुर्वेद के अनुसार 2 प्रकार के काल होते हैं। एक तो क्या होता है क्षणादि काल होता है, दूसरा क्या होता है रोग की अवस्था। क्षणादि काल बोले तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल, और क्या हो जाएगा सायं काल। और रोग की अवस्था बोले तो साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था, ठीक। चलिए तो अब इसका श्लोक देख लीजिए आप, श्लोक भी याद नहीं करना, इसका श्लोक आपको नहीं याद रखना, ठीक। तो देखिए क्षणादि वर्याध्यवस्था च कालो भैस योगकृत। तो काल भेद जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्षणादि देश, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्षणादि काल, और दूसरा क्या हो जाएगा रोग की अवस्था। रोग की अवस्था बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था, ठीक। तो 2 प्रकार के क्या बताए गए हैं, काल बताए गए हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं औषध के भेद। तो देखो अब औषध यानी कि चिकित्सा के भेद, है ना। तो देखो
अब क्या होता है आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो किसी पेशेंट को किसी प्रकार का क्या होता है रोग होता है, तो उसकी दो प्रकार से आप चिकित्सा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं, मतलब मेनली दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं आप शोधन कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं शमन कर सकते हैं। शोधन की बात करते हैं। शोधन का मतलब क्या होता है, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। और शमन की बात करते हैं। शमन का मतलब क्या होता है, पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन, है ना। तो शोधन में क्या होता है, देखो अगर मान लो आपकी बॉडी में वात आदि दोष क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, फिर शोधन चिकित्सा करते हैं। शोधन चिकित्सा मतलब क्या करते हैं, हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो वात दोष बढ़े हुए उनको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो तीन प्रकार के यहाँ पर कर्म होते हैं। एक तो क्या होता है वस्ती कर्म होता है ना। एक तो क्या होता है वमन कर्म होता है। तीसरा क्या होता है विरेचन कर्म होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तीन प्रकार के जो कर्म करते हैं, शोधन कर्म करते हैं, और जो भी बड़े हुए दोष है उनको क्या करते हैं, हम बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वस्ती बोले तो इसको एनिमा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, हम मेडिकेटेड ऑयल को क्या करते हैं अनल कैनाल के थ्रू डालते हैं, और क्या करते हैं कि जो वात दोष बढ़ा हुआ है, वस्ती कर्म कब करते हैं, जब वात दोष की प्रधानता होती है तब हम क्या करते हैं, वस्ती करते हैं। उसके बाद अगर मान लो क्या हो जाएगा, पित्त दोष की प्रधानता होती है तो हम भी क्या करते हैं, शोधन कर्म कौन सा करते हैं, वमन करते हैं। और अगर मान लो सॉरी पित्त दोष अगर बड़ा होता है तो हम जो ये करते हैं, शोधन कर्म करते हैं, वो विरेचन करते हैं। क्या करते हैं, विरेचन करते हैं, ठीक है, पित्त दोष में। और अगर मान लो कफ दोष की प्रधानता होती है तो यहाँ पर हम शोधन कर्म जो करते हैं वो क्या करते हैं, वमन करते हैं। और वस्ती वमन और विरेचन में हम कौन से द्रव्य का उपयोग करते हैं, तो वस्ती में हम किसका यूज करते हैं, वस्ती में हम तेल का यूज करते हैं। वमन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, वमन की बात करते हैं तो मधु का उपयोग करते हैं। और विरेचन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, घी का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए औषध के भेद दो प्रकार के बताए गए हैं, शोधनम शमनम चेति समाशा दोषदम द्विधा। तो जो औषध के भेद या चिकित्सा के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो क्या होता है शोधन चिकित्सा, दूसरा आप क्या कर सकते हैं समन चिकित्सा। शोधन यानी बोले तो प्यूरिफिकेशन, मतलब जो आपकी बॉडी में दोष बढ़ गए हैं उनको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। और समन चिकित्सा में क्या होता है कि जो दोष बढ़े हुए उनको हम क्या करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं ना। तो शोधन में क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं दोषों को, और समन में क्या करते हैं, हम दोषों को शांत करते हैं। ठीक, चलिए तो क्या हो गया यहाँ पर संक्षेप में देखें तो दो प्रकार की चिकित्सा होती है, शोधन जिसकी बात करते हैं वमन विरेचन आदि से हम क्या करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं। और समन बोले तो वात आदि दोषों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर शांत करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक दोष की चिकित्सा। तो देखो शरीर जानम, यहाँ पर एक श्लोक दिया है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। क्या दिया है, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरके वमनम तथा तेलम घृतम मधु। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो देखिए आप शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरके वमनम तथा तेलम घृतम मधु। तो क्या होता है, वात आदि दोषों की क्रमशः परम औषधि जो होती है, अगर मान लो आपको वात आदि दोष हो गए हैं तो इसकी आप क्या चिकित्सा कर सकते हैं, किसका चिकित्सा कर सकते हैं, वस्ति कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं। और इनके लिए वस्ति के लिए तेल का उपयोग करते हैं, विरेचन के लिए घी का उपयोग करते हैं, और वमन के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, मधु का उपयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए अब मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर मान लो लिखता हूँ मैं क्या, शोधन, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, शमन। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो क्या होता है, अगर मान लो वात दोष, पित्त दोष, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कफ दोष। ठीक, तो अगर मान लो वात दोष की प्रबलता होती है तो शोधन कर्म कौन सा करते हैं, वस्ती करते हैं, है ना। और यहाँ पर समन के लिए जो द्रव्य का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, तेल होता है ना। और अगर मान लो पित्त दोष की प्रबलता होती है तो आप क्या करते हो, शोधन कर्म में विरेचन करते हो। क्या करते हो, विरेचन करते हो, विरेचन करते हो। और यहाँ पर समन के लिए किसका उपयोग करते हो, घी का उपयोग करते हो, है ना। उसके बाद अगर हम कफ की बात करते हैं, वस्ती हो गया, विरेचन हो गया, वमन, तो इसमें क्या होते हैं, वमन करते हैं। और यहाँ पर किसका उपयोग करते हो आप, समन के लिए मधु का उपयोग करते हैं। ठीक, हाँ, तो ये क्या होती है, शरीर दोषों की परम औषधि होती है। क्या हो जाएगा, शोधन कर्म में क्या हो जाएगा, वस्ती, विरेचन और वमन। और वस्ती में आप घी का उपयोग करते हैं, विरेचन में वस्ती में आप किसका उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, विरेचन में घी का उपयोग करते हैं, और वमन में आप किसका उपयोग करते हैं, मधु का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए मानसिक दोषों की चिकित्सा की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम
मनोदोषधम परम। तो मानसिक दोषों की जो परम औषधि है वो क्या है? बुद्धि, धैर्य से व्यवहार करना और आत्मादि का ज्ञान, है ना। तो अगर मान लो आपको मानसिक दोष हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? बुद्धि से या धैर्य से आपको क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, आपको आत्मादि का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो इसका आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मानसिक दोष अगर आपको हो गए हैं तो उनकी आप इस प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? मानसिक रोग हुआ है तो उसमें आपको धैर्य से काम करना है और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आत्मादि का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है ना। तो इन सबका आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा के पाद। ठीक, तो देखिए, तो जो चिकित्सा होते हैं उसके 4 चरण होते हैं। पाद यानी कि क्या होता है? पाद का मतलब होता है चरण। तो किसी न किसी कोई भी चिकित्सा होती है ना, कि मतलब किसी भी रोग की क्या होती है? चिकित्सा होती है तो उसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? विषक हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? औषध हो जाएगा, है ना, औषध हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। और चौथा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? परिचारक हो जाएगा। ठीक है, और इन चारों के भी प्रत्येक के क्या होते हैं? 4 गुण प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसका श्लोक देख सकते हैं। 4 पाद का श्लोक क्या दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे आप याद कर लेना। यहाँ पर क्या दिया है? भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी 5 चतुष्टयम। तो क्या होता है? भिषक हो गया, है ना, भिषक यानी कि चिकित्सक। फिर क्या हो जाएगा? द्रव्य यानी कि औषध, उपस्थाता मतलब क्या होता है? परिचारक, और रोगी मतलब क्या होता है? पेशेंट। ये क्या होता है? चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। तो और इन प्रत्येक के भी क्या होते हैं? 4 गुण होते हैं। तो क्या हो जाएगा? चिकित्सा के 4 चरण कौन से? भिषक आने के चिकित्सक, द्रव्य आने के औषध, उपस्थाता आने के परिचारक और रोगी। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? चिकित्सा के 4 चरण होते हैं। क्या क्या हो जाएगा? भिषक हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, उपस्थाता हो जाएगा और औषध हो जाएगा। और इन चारों के भी क्या होते हैं? प्रत्येक के 4 गुण होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैद्य के 4 लक्षण कौन से होते हैं? तो वैद्य जो होता है वो कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। दक्ष यानी कि शीघ्रकारी होना चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ पर कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए, है ना। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, वो क्या होना चाहिए? तीर्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने गुरु मुखों से, मतलब गुरु के द्वारा उसने क्या सीखी हो? चिकित्सा सीखी हो। तो क्या होना चाहिए? वो तीर्थार्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए। ठीक है। दृष्ट कर्मा, जो क्या किया हो? प्रैक्टिस किया हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस किया हो, है ना। दुष्ट कर्मा होना चाहिए, कर्म अभ्यास जो किया हो। और क्या हो जाएगा? सूची भिषक होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सूची मतलब मन और वचन से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं? 4 लक्षण होते हैं किसी भी भिषक के। तो क्या होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? दक्ष यानी कि शीघ्रकारी होना चाहिए। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ होना चाहिए, मतलब जो अपने गुरु के द्वारा जिसने क्या लिया हो? चिकित्सा का ज्ञान लिया हो। तीसरा क्या होना चाहिए? दुष्ट कर्मा होना चाहिए। दुष्ट कर्मा मतलब जिसने क्या? कर्म अभ्यास किया हो, मतलब जिसने क्या किया हो? क्लिनिकल प्रैक्टिस की हो, है ना। और चौथा क्या होता है? सूची यानी कि क्या होना चाहिए? जो मन और वचन से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। मतलब पेशेंट कोई भी आए, मेल आए या फीमेल पेशेंट आए, लेकिन उसका जो विचार है, उसका जो मन है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो भिषक होते हैं इसके कितने लक्षण होते हैं? 4 लक्षण होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? औषध के 4 गुण। तो जो औषधि होती है इसकी भी कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। इस प्रकार से 4 गुण होते हैं। बहुकल्पम मतलब बहुकल्प होना चाहिए, बहुगुणी होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। ये क्या होते हैं? 4 गुण होते हैं औषध के। क्या होते हैं? 4 गुण होते हैं औषध के। बहुकल्प यानी कि आप क्या कर सकते हैं? उस द्रव्य का क्या बना दो? आप रस बना दो, उस द्रव्य का चूर्ण बना दो, उसका आप क्या बना दो? क्वाथ बना दो। मतलब आपके पास विकल्प होना चाहिए। उसका आप पाउडर में भी दे दो आप, या टेबलेट में दे दो आप, है ना। चूर्ण बना दो, उसका क्वाथ बना दो, काढ़ा बना दो। तो इस प्रकार से वो कैसे होना चाहिए? बहुकल्पम होना चाहिए, है ना। बहुगुणी होना चाहिए। तो आयुर्वेद में जो भी क्या होते हैं? गुण, गुरु, मंद आदि जो भी गुण होते हैं उन सबसे क्या होना चाहिए? वो संपन्न होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए? संपन्न यानी कि वो क्या होना चाहिए? मतलब जो भी रोग हुआ है तो उसके प्रति कैसे होना चाहिए? उसके प्रति काम करनी चाहिए, है ना। मतलब संपन्न होना चाहिए और योग्य होना चाहिए, है ना। और कैसे होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए कि उस डिसीज को क्या कर दे? वो शांत कर दे। ठीक, चलिए। इस प्रकार से औषध के कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। बहुकल्प होना चाहिए, बहुगुण होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? वो योग्य होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं परिचारक यानी कि उपस्थाता।
उपस्थाता। तो परिचारक जो होता है, उपस्थाता होता है, इसके भी 4 गुण होते हैं। तो पहला ये क्या होना चाहिए, निरुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए। अनुरक्त बोले तो जो स्नेहशील हो, रोगी के प्रति कैसा हो, स्नेहशील हो, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, सूची। सूची मतलब क्या होना चाहिए, मन और वचन से शुद्ध होना चाहिए। तीसरा दक्ष। दक्ष बोले तो शीघ्रकारी होना चाहिए और बुद्धिमान, होशियार होना चाहिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। तो परिचारक जो होता है वो कैसा होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए, मतलब जो पेशेंट के प्रति क्या हो, स्नेहशील हो। सूची यानी कि क्या होना चाहिए, वो मन और वचन से शुद्ध होना चाहिए। दक्ष यानी कि शीघ्रकारी होना चाहिए और बुद्धिमान यानी कि होशियार होना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, परिचारक के क्या होते हैं, 4 गुण होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोगी के 4 गुण। तो रोगी के 4 गुण क्या होते हैं, आडयो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्ववानपी। तो क्या हो जाएगा, जो रोगी है वो कैसा होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम क्या करते हैं, चिकित्सा कराने जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है। तो वो जो रोगी है वो कैसा होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, भिषक वश्य। जो चिकित्सा का क्या हो, जो चिकित्सा का सुनता हो, मतलब चिकित्सक जो है उसकी सारी बातों को जो क्या हो सुनता हो, मतलब भिषक वश्य होना चाहिए। चिकित्सक का आज्ञाकारी होना चाहिए, जैसा मतलब डॉक्टर ने बोला है उन्हीं सारे नियमों को क्या करना चाहिए, उसने फॉलो करना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञापक। ज्ञापक यानी कि जिसको रोग की स्थिति के बारे में पता हो, जिसको पता हो कि मेरे को शुरुआत में किस प्रकार से लक्षण आ रहे थे, मेरे को पूर्व रोग क्या थे, तो जो ताकि वो क्या कर पाए, डॉक्टर को बता पाए और डॉक्टर उसको क्या कर पाए, आसानी से समझ पाए। तो वो क्या होना चाहिए, उसको रोग की स्थिति के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए, मतलब सत्य बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर से किसी न किसी बात को क्या हो रहा है, छुपा रहा है। तो वो कैसा होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए। तो इस प्रकार से रोगी जो होता है उसके भी कितने गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। उसके भी कितने गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या कर लिया है, 4 पाठ तक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो देख लिया। अब मेरी पेंसिल में क्या है, थोड़ा चार्जिंग कम है तो मैं व्याधि का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक छोटा सा टॉपिक है अलग से बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी क्या पेंसिल की चार्ज कम है, अगर मान लो बीच में रुक गई तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि साध्य और जो मतलब व्याधि का टॉपिक है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग से देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।